स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। लगातार 4 दिनों की कमजोरी के बाद बाजार आज संभलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि शुरुआती घंटे का जो कारोबार है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। दिल्ली स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा भी जुड़ गई हैं और बाजार में आज हम देखने की थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की बदौलत ये रिकवरी लोअर लेवल से दिख रही है। 17,600 के आसपास से निफ्टी दिन के दौरान 17,500 का भी आंकड़ा टूटा था। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज भी वहां से सपोर्ट खास नहीं है। निफ्टी बैंक 100 अंकों पर जरूर है, लेकिन सिर्फ 0.25% के आसपास के गेंस आपको दिखेंगे। आज मेटल स्टॉक्स आज सपोर्ट देने काम कर रहे हैं बाजार को। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो आईटीसी आज ऊपर है, लेकिन बाकी के जो शेयर हैं एशियन पेंट्स, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, वहां पर हम सुस्ती का माहौल देख रहे हैं। तो आज फरवरी सीरीज के एक्सपायरी के दिन बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या लॉन्ग के मौके बनेंगे, शॉर्ट के मौके बनेंगे इंट्राडे में, ये भी जानेंगे और अगली सीरीज के लिए आपकी तैयारी किस तरह से करनी है ये भी आपको बताएंगे। और आपके सभी हम शेयरों से जुड़े सवाल भी लेंगे और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल और तनिषा एकेडमी के नीतलेश पावस्कर और विवेक करवा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। शुरुआत नीतलेश आपसे करना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत में उठापटक काफ़ी ज़्यादा है और बिल्कुल जिस तरह से एक्सपायरी के दिन मूड होता है, माहौल होता है, वो बाजार रिफ्लेक्ट कर भी रहा है। आप आज की रेंज क्या देख रहे हैं? क्या आज की रेंज थोड़ी सी बड़ी होने वाली है और क्या लोअर रेंज पर बाय करना है रेंज के एंड पर, या फिर ऊपर जाने पर शॉर्ट करना है दिन के दौरान की अगर हम बात करें तो? गुड मॉर्निंग सर। पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो मार्केट का जो ट्रेंड है ओवरऑल वीक ही ट्रेंड है। तो मेरा जो व्यू है वो सेल ऑन राइज का ही व्यू होगा। अगर मार्केट यहाँ से 20-25 पॉइंट और ऊपर मिलता है तो डेफिनेटली हमें क्या जाना चाहिए, शॉर्ट जाना चाहिए। मार्च फ्यूचर्स में बिकवाली करना चाहिए। 17,700 से लेके 17,740 ये रेंज में बिकवाली प्लान करें। 17,780 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें और नीचे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 17,400 आने वाले समय में हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। देखो आज का जो मार्केट था एक्सपायरी है और एक्सपायरी की वजह से शॉर्ट कवरिंग आना तय था। प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ चुके थे पुट के, तो जो बड़े प्लेयर है वो प्रीमियम डीके का फायदा जरूर उठाएंगे। तो उछाल के ऊपर बिकवाली की राय होगी मेरी। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये व्यू। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक हल्की सी रिकवरी कोशिश कर रहा है। कल हमने 40,000 का स्तर टूटते हुए देखा था, आज 40,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो। और बैंकिंग स्टॉक से ज़्यादा मूव नहीं है, उसमें भी सेलेक्टिव बाइंग ही हम देख रहे होंगे, क्योंकि आप देखिए निफ्टी बैंक में इस वक्त 9 शेयर जो हैं वो हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 3 शेयर अभी भी इस वक्त हमें देख रहे हैं कि कमज़ोरी वाले हैं। 40,135 का स्तर है स्क्रीन पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और दर्शकों के सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर फ़ोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और 18 स्वदेश है सोशल मीडिया पर भी मौजूद, लाइव आप हमें यूट्यूब पर देख सकते हैं इस वक्त, और आप इन चारों माध्यम के जरिए भी अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों को शो में ज़रूर शामिल करें। बिहार से रणधीर कुमार का सवाल लेंगे और इनका सवाल है रिलैक्सो फुटवेयर को लेकर। 20 शेयर है, 1,075 रुपये की बाइंग है और अब शेयर 800 रुपये के नीचे है। आपसे जानना चाहेंगे विवेक, अगर हम फुटवेयर स्पेस की बात करें, कल मिर्जा इंटरनेशनल खबर भी थी, खबर के बाद ये शेयर चल भी रहा था, 5% के आसपास की तेजी थी। लेकिन रिलैक्सो अगर हम पिछले साल भर की बात करें तो शायद सबसे ज़्यादा गिरने वाला ये शेयर है और इसमें किसी रिकवरी के संकेत दिखे भी नहीं है। 1,100 रुपये के आसपास इन्होंने लिया है और अब ये शेयर देखिए इनके खरीद भाव से 300 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह देंगे, क्या निवेशित रहे या फिर कहीं और शिफ्ट कर जाएं? अभिषेक, ये पूरा का पूरा जो फुटवेयर सेगमेंट में है, ये सारा इसी तरीके से चल रहा है। इनफैक्ट आप रिलैक्सो देख लो या फिर बाटा भी देख लो, सारे के सारे स्टॉक्स एक प्रेशर में चल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो ओवर वैल्यूएशन था वो मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स में करेक्शन हो गया है। अब रिलैक्सो की बात अगर करें तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे लगातार, कई दिक्कतें थी। एक तो रबर प्राइसेस भी काफी ऊपर थे, अब वो जाके नीचे आए हैं। तो मुझे लगता है कि एक क्वार्टर इनको वेट करना चाहिए, अगला रिजल्ट देख के फिर ही हम एक डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि काफी करेक्शन हो चुका है। तो एक और क्वार्टर वेट करना पड़ेगा और इमीडिएट मतलब पैनिक रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट दिक्कत ये थी कि लास्ट क्वार्टर में करीबन 57 हाँ 57% इसका रिजल्ट नेट प्रॉफिट कम दिखाया था। तो ये जैसे मैंने कहा, ओवर दी सेक्टर सब स्टॉक्स में यही चल रहा है। तो वेट करो एक और क्वार्टर के लिए, तो फिलहाल होल्ड रहेगा।
और अगला क्वार्टर अगर रिजल्ट वापस बराबर नहीं आता है, क्योंकि रबर प्राइसेस वगैरह सारे नीचे आ चुके हैं, तो फिर एक सेल कॉल लेना पड़ेगा, लेकिन एक आध क्वार्टर आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो रिलैक्सो फुटवेयर यहाँ पर आपको थोड़ा समय देना पड़ सकता है, कम से कम 1-2 क्वार्टर के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवालों को अब शामिल करेंगे। पंजाब से नितिन जी का सवाल आया है। वो इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। मैम मेरे पास आईटीसी के 500 शेयर्स हैं @228 और एसबीआई के 120 शेयर्स हैं @225। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस नितिन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दोनों ही स्टॉक सिलेक्शन भी आपके काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पर आपने एंट्री की। और देखिए इस माहौल में बाजार का जब ओवरऑल मूड इस वक्त ख़राब है, फंडामेंटल अच्छे स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में शामिल हैं तो इसी तरह का मुनाफा भी देखने को मिलता है। हालांकि उतार चढ़ाव बना हुआ है इस वक्त बाजार में, लेकिन काफ़ी अच्छे लेवल पर आपने एंट्री की और उसका क्लियरली आपको यहाँ पर फ़ायदा भी मिल रहा है। आईटीसी में तो 80,000 का मुनाफा इनको इस वक्त हो रहा है। इस पर राय ले लेते हैं। विवेक आप ही सजेस्ट करिए। आईटीसी और एसबीआई है इस वक्त इनके पोर्टफोलियो में और अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन बाजार के इस वक्त चाल को देखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो भी प्रॉफिट है वो लेके निकल जाएं या अभी भी होल्ड कर सकते हैं? देखिए पूजा, एक सबसे बड़ी जो गड़बड़ करते हैं इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर इन पर्टिकुलर, ये है कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर बढ़ता है तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लो, और वही स्टॉक अगर करेक्शन देता है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। तो वैसा स्ट्रेटेजी नहीं अडॉप्ट करना है। आईटीसी 180 190 में कोई लेने के लिए तैयार नहीं था और बहुत सस्ता था, लेकिन अब इन वैल्यूएशंस में डेफिनेटली ये मतलब वैल्यूएशन डबल हो गया समझ लो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको होल्ड करना चाहिए। इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आज और कल देखा गया था एक चीज, और आज करीबन 5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो स्टॉक ओवरऑल अभी भी स्ट्रांग चल रहा है, तो बढ़ते हुए स्टॉक को जरूर मैं सेल की सलाह नहीं दूंगा। वैल्यूएशन थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन हाँ आपको होल्ड करना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी ये सिगरेट का बिजनेस है, ये धीरे धीरे इनका जो परसेंटेज वो कम हो रहा है। ओवरऑल एफएमसीजी कंपनी आज के दिन बन गई है, तो वैल्यूएशन अगर एचयूएल के बराबर होना है तो ये यहाँ से और 50 रुपए ऊपर जा सकता है, तो इसके लिए आप इसको होल्ड कीजिए। ओके, एस आईटीसी पर ये राय। विवेक एसबीआई पर भी सुझाव दीजिए, यहाँ पर भी इनको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। 225 पर है इन्होंने एंट्री की हुई थी और अब 519 पे आ चुका है। हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं सरकारी बैंकों में थोड़ा दबाव तो आया था, बट एसबीआई इस वक्त कैसा लग रहा है आपको? पूजा, मतलब इनका बाई प्राइस देखते ही हमको पता चल रहा है कि एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ये। और आज पीएसयू बैंकिंग की संख्या जो देश में है वो कम हो गई है। एसबीआई अभी एक मौका दिया था बहुत बड़ा करेक्शन देके, क्यों? जब ये अडानी का सागा हुआ था। अब दिख रहा है कि ये मतलब ज्यादा हवा थी और ये स्कैम वैम जैसे करके कुछ नहीं है, तो इनका पैसा सेफ है। और आगे चल के यहाँ से इकोनॉमी रिकवरी ही होने वाली। इनफैक्ट इकोनॉमी स्ट्रांग है। कल डीएलएफ के सेल्स जो देखे थे हमने 7 करोड़ वाले फ्लैट्स के, देख के लगता है कि इकोनॉमी ओवरऑल स्ट्रांग है। और अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होता है तो यहाँ से इनफैक्ट प्राइवेट केपेक्स भी स्लोली पिकअप हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि स्पेंडिंग यहाँ से आगे चल के बढ़ेगा। तो इनका जो क्रेडिट ऑफटेक है ये भी बढ़ेगा आगे चल के। तो दिग्गज बैंक है। कंपेयर अगर करो आप एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के मुकाबले, तो एसबीआई का वैल्यूएशन कुछ भी नहीं है। तो ये अगर क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप इसको होल्ड कीजिए और आप 700 तक इसको आराम से देख सकते हो। लेकिन हाँ टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, लेकिन 700 जाएगा। ठीक है, एसबीआई 500 सवा 500 रुपए की रेंज में है, लेकिन 700 रुपए तक जाने का भरोसा है विवेक को। इसको होल्ड करने की सलाह है। बेंगलुरु से सतीश हमारे साथ हैं। सतीश जी नमस्कार, पूछिए आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? गुड मॉर्निंग बॉस। मेरे पास फिनोलेक्स केबल्स है। मैंने 330 प्राइस पे मैंने लिया था। प्रिटी ओल्ड, मोर देन 10 इयर्स। मुझे फाइनेंशियल थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, सो आई वांटेड टू नो अबाउट टेक्निकल स्टफ। 10 साल पहले आपने लिया है? मोर देन 10 इयर्स। आई हैव गॉट इनफ डिविडेंड आल्सो फ्रॉम देम। ठीक है, फिनोलेक्स केबल में इनको अच्छा डिविडेंड मिला है। शेयर इनके भाव से डबल से ज़्यादा इस वक्त ट्रेड कर रहा है और 4 साल की ऊंचाई पर ये शेयर पहुंच गया है। और हम देख रहे हैं कि बजट के बाद से इस शेयर में लगातार तेज़ी बनी हुई है। नतीजे भी इसके दमदार ही रहे थे। रत्नेश आपसे जानना चाहेंगे, फिनोलेक्स केबल्स इन्होंने होल्ड किया,
होल्ड करने का रिवॉर्ड भी किया शेयर ने। और मैनेजमेंट को काफ़ी उम्मीदें हैं, बजट में जो ऐलान हुए हैं उसको लेकर उम्मीद है कि यहाँ से ग्रोथ और बढ़ने वाली है कंपनी के लिए। आप चार्ट पर कैसे इसको एनालाइज करेंगे और क्या लगता है कि ये 700 तो टच कर दिया है, 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड भी कर रहा है, अभी और कितना आगे जाएगा ये? केबल का चार्ट देखें तो काफी स्ट्रांग बना हुआ है, और सबसे अच्छी बात ये कि अपने जो दर्शक है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो इनको किसी भी तरह से इसमें घबराने की बात नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। इवन कल भी जब मैं मॉर्निंग शो में साथ में था, अजय जी के साथ में था, तब भी मैंने इसको रिकमेंडेशन करा है, तो मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल बने रहे। इनको रिवाइज स्टॉप लॉस, अगर ये ट्रेल स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 580 रुपए का ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। मेरे हिसाब से इसका पहला टारगेट अभी नियर टर्म में 750 रुपए का दिखता है, और उसके बाद में फिर इसमें एक नई तेजी के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से 900 रुपए तक के लिए भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के 590 रुपए या 580 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल बने रहे इसमें। ओके, तो स्टॉप लॉस लगाइए और स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ श्रीकांत जुड़े हैं फोन लाइन पर। श्रीकांत जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है? हेलो मैम। जी हेलो मैम। हाँ जी, मैंने अल्काइन एमाइन का 27 शेयर लिया था। श्रीकांत जी अपना सवाल पूछे। हाँ जी मैम, पूछ रहा हूँ। मैं अल्काइन एमाइन का 27 स्टॉक्स लिया था 2021 नवंबर में। तो मैम मैं 3 इयर्स होल्ड करना चाहता हूँ, बताएं क्या करना होगा इसमें? थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया था आपने 3700, ये लेवल जो हम देख पा रहे हैं काफ़ी ऊपरी लेवल पर लिया हुआ है इस स्टॉक को। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं क्या करना चाहिए। नीतिश आप सजेस्ट करिए। अल्काइल एमाइंस इन्होंने 3700 के भाव पर लिया हुआ है और नुकसान काफ़ी हो रहा है इनको, लेकिन अभी भी इन स्तरों पर आप बने रहने की राय देंगे या फिर लॉस काफ़ी हो रहा है लेकर निकल जाएं? और ये लेवल्स इनके कब तक दिखेंगे, क्योंकि ये समय दे सकते हैं अभी स्टॉक को, तो आपको क्या लग रहा है रिकवरी कब तक दिखेगी स्टॉक में और इनके भाव कब तक आएंगे? देखो, मंथली चार्ट को मैं रेफर कर रहा हूँ, और मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो 50% का एक रिट्रेसमेंट एरिया है, और वहां पे ही स्टॉक अभी खड़ा है। तो एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, अभी आपने ऊपरी लेवल पे लिया है, इस स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट तभी देखने को मिलेगा जब ये काउंटर 2700 रुपए के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा। 2700 का अगर क्रॉस कर देता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप एवरेज कर लेना, और ऊपर में 3200 से लेके 3250 ये लेवल के आसपास आपको मौका मिलेगा तो थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना। और नीचे में अगर सपोर्ट की बात करते हैं हम लोग, तो 2300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, तो वहां पे थोड़ा एक कॉन्ट्रा प्ले कर सकते हो, थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश करें। नीचे में 100 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना, और शायद लग रहा है कि मोमेंटम फिर से इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 2700 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा या फिर नीचे में 2300 के आसपास आप थोड़ा सा क्वांटिटी फिर ऐड कर देना। ठीक है, अल्काइल एमाइंस को लेकर नीतिश का ये व्यू। जमशेदपुर से एमके सिन्हा हमारे साथ हैं। सिन्हा जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सबको गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है गोदरेज एग्रोवेट में मेरा 200 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 400 रुपीज फॉर द लास्ट 6 to 7 ईयर्स। इसमें तो कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, हम क्या करें इसको, कितना दिन होल्ड करें? 6 से 7 साल से आप इसको होल्ड कर रहे हैं? हाँ, तो इसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है सर। 6 से 7 साल अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको बीच में 400 वाला आपका शेयर 700 रुपए के आसपास भी गया होगा एक बार। आप गया था, लेकिन उस समय तो एग्जिट नहीं किया हूँ एक्चुअली। ऐसा कंपनी तो अच्छी है, कंपनी जी जी जी, नहीं डेफिनेटली कंपनी तो अच्छी है, और अपना थोड़ा सा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा रही है, पाम ऑयल के प्लांटेशन में भी है, कंपनी को लेकर दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि कई बार क्या साइकिल होती है बिजनेसेस की, और अभी हमने देखा था कि जब पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे, अब उस वक्त शेयर में हमने तेज़ी देखी थी गोदरेज एग्रोवेट के, लेकिन उसके बाद ये नीचे आ गया। निश्चित तौर पर आपको थोड़ा दुख भी हो रहा होगा, नुकसान ही कहेंगे अगर आप इतने समय से अगर होल्ड करके बैठे हैं और शेयर अगर 400 वाला 440 का ही दिखे तो नुकसान ही कहेंगे इसको। तो विवेक जी क्या करना चाहिए गोदरेज एग्रोवेट में? आज 52 हफ्ते के निचले स्तर को भी टच कर दिया शेयर ने, और लगातार हम प्रेशर देख रहे हैं। कंपनी के लिए ग्रोथ की पोटेंशियल्स कैसी है? और अभी तक जो 6-7 साल होल्ड किया, एक मौका ज़रूर मिला था लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए, और
ये आशंका किसी को होती नहीं है, लगता है कि ठीक है शेयर थोड़ा और ऊपर जाएगा, अगर होल्ड किए रिवॉर्ड करेगा, हुआ नहीं। अभी क्या सलाह होगी आपकी? अभिषेक, इसके लिए हम लोग जनरली सलाह देते हैं कि कोई ना कोई एडवाइजर की ऑलवेज हेल्प लो, क्योंकि आपको सही समय पे बाहर भी निकलना होता है। कितना भी स्टॉक अच्छा हो, मतलब फंडामेंटली, लेकिन एक वैल्यूएशन पे वो महंगा शेयर भी होता है और एक वैल्यूएशन सस्ता भी होता है। तो आपकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टमेंट करते समय। तो कोई डाउट नहीं है, गोदरेज एग्रोवेट बहुत बढ़िया कंपनी है। लेकिन दिक्कत ये है कि पिछले 5 साल का अगर आप ऑपरेटिंग इसका प्रॉफिट देखो तो ऑन द एवरेज 4.5-5% से ही बढ़ा है। तो इसके लिए इनको रिटर्न नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये मौका मिस कर गए जब ये करीबन 650-700 गया था। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन ये बहुत अंडर वैल्यूड है। मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि एवरेज की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि स्टॉक स्लो एंड स्टडीली चलता है, काफी एक्सपेंशन कर रहा है, आगे चल के बहुत अच्छा कंपनी बन सकता है। ये 8,500 करोड़ में इतनी बढ़िया कंपनी आपको आराम से नहीं मिलेगी। लेकिन ये सलाह रहेगी कि अगर कोई भी भाव में, मतलब ये करीबन अगर वापस 500 तक रिकवरी देता है, तो उस वक्त आप एक बार वापस कॉल करो, और उस वक्त क्या हो रहा है ये देख के हम लोग सलाह दे सकते हैं कि आप इसमें रहो या नहीं रहो। लेकिन 500 के नीचे आप नहीं बेचना। 500 पे अगर बेचोगे तो एटलीस्ट आपको एफडी वाला रिटर्न मिल जाएगा। ओके, तो ये राय आपको गोदरेज एग्रोवेट पर। अगले दर्शक हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, आशुतोष जी। नमस्कार, आप पूछिए आपका सवाल। हाँ नमस्कार मैम, मेरे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस है, 700 शेयर 400 के भाव पे। ओके, ये लिया कब था आपने और कितना समय दे सकते हैं आप इस स्टॉक को? मैम ये ऑलमोस्ट 1 महीना पहले लिया था मैंने, ट्रेडिंग के लिए लिया था कि 2-3 महीने में निकाल दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स भी काफ़ी कमज़ोर आए थे LIC हाउसिंग फाइनेंस के। थोड़ा ऊपरी लेवल पर लिया आपने, और जब रिजल्ट्स आए तो उसके बाद हमने यहाँ पर भारी गिरावट भी देखी, स्टॉक उसके बाद से उबर नहीं पाया। शेयर की क्वांटिटी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है इस वक्त। विवेक, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था, लेकिन अब नुकसान होने लगा, तो अब बने हुए हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाया LIC हाउसिंग फाइनेंस में। बट नतीजे भी काफ़ी कमज़ोर आए थे इस कंपनी के। अभी क्या करना चाहिए, आगे के लिए आउटलुक कैसा लग रहा है आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस का? कुछ रिकवरी दिखाई दे रही है आपको? तो पूजा, जैसे वो 3 इडियट्स मूवी में बोलता है ना कि डेमो दिखाता हूँ डेमो, तो इन्होंने कॉल करके अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वो एग्जैक्ट वैसा का वैसे डेमो दिखा दिया कि शॉर्ट टर्म के लिए लिया और बन के रह गए लॉन्ग टर्म के लिए। तो मार्केट में कभी भी ध्यान रखो, शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो तो स्टॉप लॉस लगा के लो, और लॉन्गर टर्म के लिए लेते हो तो थोड़ा सा बढ़ते ही बेचो मत, प्रॉफिट बुक मत करो। इसके लिए वो ITC की मैंने होल्ड के लिए सलाह दी थी। एनीवे, LIC में देखिए रिजल्ट खराब थे, लेकिन आप ओवरऑल हाउसिंग सेगमेंट देखो तो काफी ओके रिजल्ट्स थे। और मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट जो सेगमेंट है, वापस ये डीलफ की बात करता हूँ, कल हमने देखा था, तो रियल एस्टेट सेगमेंट एज अ होल बहुत अच्छा कर रहा है। वैल्यूएशन गिरने के बाद मतलब 355 अभी LIC चल रहा है, इस वैल्यूएशन पे मुझे लग रहा है कि ये अंडर वैल्यूड है, और इसका फेयर वैल्यूएशन करीबन 410 से लेके 420 तक इसको वापस जाना चाहिए। तो आपको होल्ड करना चाहिए, और अगर किसी को मतलब लॉन्गर टर्म के लिए अगर इच्छा हो तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा बहुत यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हो। लेकिन इनकी प्राइस के लिए एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत छोटा गैप है। लेकिन हाँ, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना तो बाई भी कर सकते हो इसको। तो स्टॉक ओवरऑल अच्छा है। एक क्वार्टर का वो मैच देखा था हमने, अगले क्वार्टर मुझे नहीं लगता है कि वैसा रिजल्ट आएगा, और इस बार इंप्रूवमेंट होगा, और लास्ट टाइम काफी प्रोविजंस भी किया था इन्होंने। विवेक, एक काम कीजिए, LIC हाउसिंग के साथ साथ में जरा हमें इंडियाबुल्स हाउसिंग पर भी राय दीजिए। लगातार आज छठा सत्र है जब हम शेयर में कमजोरी देख रहे हैं, और 6 महीने के लोअर लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। IB हाउसिंग, अब यहाँ से क्या लगता है कि कुछ संभावनाएं हैं रिकवरी की? ये शेयर चलेगा या फिर इसके लिए मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी? देखिए अभिषेक, IB हाउसिंग मुझे कभी पसंद नहीं आया, और क्योंकि इसमें काफी मतलब देखिए, LIC अगर नीचे जाता है तो इसमें एटलीस्ट मैनेजमेंट इश्यूज नहीं है, बहुत बहुत क्लियर है। तो हमको वो डर नहीं लगता है कि अंदर कुछ हो रहा हो। लेकिन इंडिया बेस्ड हाउसिंग में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एकदम साफ सुथरा ग्रुप था अब तक। ये एक टेक ओवर हुआ था, मैनेजमेंट चेंज हुआ था, लेकिन उसका अभी तक असर नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आपको अवॉइड करना चाहिए, और
ऐसी हाउसिंग कंपनीज में मत घुसो जहां पे आपको एक्सट्रीमली हाई रिस्क लेना पड़े। तो अगर हाउसिंग में भी आप अगर टॉप कंपनीज की बात करो तो LIC हाउसिंग है, PNB हाउसिंग है, कैनफिन हाउसिंग है, ये आप देख सकते हो। और इंडिया बुल्स टाइप तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट चेंज हुआ, कार्लाइल के हाथों में इसकी बागडोर आई, लेकिन फॉर्चून चेंज नहीं हुई। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है। हालांकि इसको इस तरह भी देखा जाता है कि जो PE फंड्स होते हैं कार्लाइल जैसे, वो पैसे तो डाल सकते हैं, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए जो एक्यूमेन चाहिए, जो समझ चाहिए। हालांकि PNB हाउसिंग के साथ कुछ उनकी थी करार, लेकिन वो अभी तक रियलाइज़ हो नहीं पाई है अगर हम इंडिया बुल्स हाउसिंग की बात करें तो। और शेयर 6 महीने के निचले स्तर पर 100 रुपये के स्तर को अब बचाने की संघर्ष कर रहा है। हैदराबाद से आनंद हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। आनंद नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? Yeah, I'm holding 2 shares, sir. One is the Devyani International at 10,000 quantity with 180 price, sir. Other one is the Ircon International, that is also with 10,000 quantity with 164 price, sir. I'm in a heavy loss. What I have to do? I need your suggestion. देवयानी के लिए क्या भाव बताया आपने? 180, sir. 180, 10,000 शेयर। 10,000 शेयर देवयानी इंटरनेशनल के हैं और भारी क्वांटिटी में इरकॉन के शेयर हैं। देवयानी पर जो लॉस है 2,67,000 रुपये का है। इरकॉन पर जो लॉस है 1,20,000 रुपये के आसपास का है। तो दोनों को मिला दें तो तकरीबन 3.25 लाख रुपए के आसपास का नुकसान इन दोनों शेयरों में हो रहा है और बहुत ही भारी क्वांटिटी में ख़रीदे हैं। कोई ख़ास मकसद और किसी से कोई आपने सलाह ली थी ये शेयर लेते वक्त? Yeah, actually, I have one advisor, sir. Actually, I took his advice, but he told me wait for 2 to 3 months. Maybe you will be recovered. But almost it started actually 3 to 4 months, sir. For Ircon, not Ircon actually, for recently I bought Ircon, but Devyani long days back I bought. जी। ठीक है, पहले इरकॉन पर व्यू लेंगे क्योंकि हमने देखा था कि ये जो शेयर थे रेलवे वाले बहुत तेज़ी से चले थे और हमने अच्छी खासी ग्रोथ देखी थी। दिसंबर के महीने की अगर हम बात करें तो ये शेयर 30-35 रुपए के भाव का हुआ करता था, चढ़ते चढ़ते ये 60-65 की रेंज में चला गया था। और दिक्कत ये है कि आपने रेंज के बिल्कुल अपर एंड पर शेयर को पकड़ा है। इरकॉन, इसमें रत्नेश आप व्यू दीजिए, क्या आपकी सलाह है? किसी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए? 2-3 महीने का भरोसा दिया गया था कि रिकवर हो जाएंगे शेयर ये, लेकिन हम देख रहे हैं कि 50-52 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और अब ये कंसोलिडेशन वाले फेज में है। इरकॉन का चार्ट देखने पे एक अच्छा इसमें ब्रेकआउट है, एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिली थी। अक्टूबर माह में चालू हुई थी इसकी तेजी, जो कि ऑलमोस्ट इसको दिसंबर तक चली थी। उसके बाद में भी कंसोलिडेशन फेज पे आ चुका है। एक्चुअली इनकी क्वांटिटी काफी हेवी है, तो मेरे हिसाब से अभी एक सपोर्ट लेवल पे आसपास में आ चुका है। 48 रुपए एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है इसका। मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे लॉस नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा कंसोलिडेशन में इनको और समय लग सकता है, हो सकता है कि 2 महीने 1 महीने और ये कंसोलिडेशन करे इरकॉन, पर मुझे ऐसा लगता है कि 48 रुपए के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये स्टॉप लॉस रखना चाहे, क्योंकि काफी अब गिर चुका है, तो आई डोंट नो ये स्टॉप लॉस रखेंगे अभी कि नहीं, बट 48 रुपए का मेरी तरफ से एक स्टॉप लॉस रखें। एक बार इसमें ये 57 रुपए के ऊपर निकलता है तो मेरे हिसाब से इसमें रिवर्सल पैटर्न वापस से बन जाएगा, जो कि 61 रुपए और फिर 65 रुपए तक के लिए लेके जाएगा। तो मेरे हिसाब से इरकॉन में अभी 48 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहना चाहिए। साथ इरकॉन में बने रहने की सलाह है। देवयानी इंटरनेशनल जो कि KFC पिज़्ज़ा हट के स्टोर्स चलाती है, विवेक जी आपसे राय जानना चाहेंगे। उसमें भी इनको नुकसान हो रहा है और जो नतीजे आए हैं पिछली तिमाही की वो भी कुछ उत्साहजनक नहीं रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ एक ये हो रही है कि कमोडिटीज़ प्राइसेस की इन्फ्लेशन जिससे कि कंपनी जूझ रही थी अब वो सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। सरकार के इंटरवेंशन के बाद हम देख रहे हैं कि गेहूँ काफ़ी सस्ता हुआ है, हालांकि आटा उतना सस्ता नहीं हुआ है। इसको लेकर थोड़े से कंसर्न्स अभी हैं और एडिबल ऑयल के प्राइसेस भी कम हुए हैं। आपको लगता है कि यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड नहीं देखना चाहिए अब देवयानी में और इसमें निवेशित रहें अभी? अभिषेक, मेरी यह सलाह रहेगी, मतलब इसको आप टेक्निकल नजरिया लोगों के ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर आपको यहाँ पे एक और लॉस बुक करना चाहिए और 157 अगर ये तोड़ के ऊपर जाता है तो आप इसमें री एंट्री मारो। नहीं तो ये हो सकता है कि वैल्यूएशन वाइज आपको 120-125 तक ये जाने का पॉसिबिलिटी पूरा रखता है। कंपनी एक्सपेंशन मोड में है
और जो रिजल्ट्स दिखा रही है वो अभी तक कोई खास नहीं है। वैल्यूएशन वाइज 60-65 की पी पे चल रहा है। अब मार्केट ग्रोथ फोकस से वैल्यू बेस्ड फोकस करने लग गया है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये जो क्यूएसआर स्पेस है, ग्रोथ फोकस हम लोग देख रहे थे, इन सब में करेक्शन बहुत बड़ा है। तो इसके लिए इस दामों में भी ये रिस्क फ्री नहीं है। तो जैसे मैंने कहा 157 आप अगर उसके ऊपर जाता है तो ये बुलिश हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये स्ट्रांग है। वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है यहाँ पे भी। ठीक है, वैल्यूएशन की प्रॉब्लम से, और हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन की प्रॉब्लम सिर्फ देवयानी में नहीं है, बल्कि इसी स्पेस की अगर हम बात करें तो देवयानी के आसपास सफायर फूड, इससे कंपेयर हम कर सकते हैं, वहाँ पर भी हाई हैं, 60 के पी वहाँ पर हैं। और अगर हम वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की बात करें, जिसका नाम बदल गया था, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड हो गया था, उसका पी करीब करीब 100 के आसपास का है। तो वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स अभी भी हैं और इसमें थोड़ा सा रिस्क है अगर आप बने रहते हैं तो। और देवयानी के लिए भाव बताया कि 120 रुपये तक ये शेयर फिसल सकता है। ठीक है, आपके लिए ये सलाह। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यो स्टॉक्स में, और ब्रेक के बाद ढेर सारे सवाल फिर से हम लेंगे। यो स्टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में हम देख रहे हैं कि उथल पुथल हो रहा है फरवरी सीरीज की एक्सपायरी के दिन, और इस वक्त आप देखेंगे तो निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक तीनों के तीनों इंडेक्स लाल निशान में फिसल गए हैं और ऊपरी स्तरों से फिर से प्रेशर आ रहा है। 17,620 तक हमने स्तर देखे, लेकिन इस वक्त 17,550 के आसपास है निफ्टी, और निफ्टी बैंक में 125 अंकों के आसपास की कमजोरी। लेकिन आज एक्सपायरी कहां पर कटेगी, इसको लेकर ET Now सदेश ने बड़े एक्सपर्ट्स के बीच में एक पोल कराया है। अपने तमाम एक्सपर्ट से हम आज दिन भर पूछ रहे हैं कि आज एक्सपायरी कहां पर कटेगी, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, स्टॉक्स के मौके भी कहां पर मिल रहे हैं, ये भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं। 17,400 से 500 की रेंज में मानना है हमारे एक्सपर्ट का कि 40% एक्सपर्ट मान रहे हैं कि उस रेंज में जाकर आज बाजार क्लोज करेगा, वहां पर आज एक्सपायरी कटेगी, फरवरी सीरीज की मंथली एक्सपायरी। जिस रेंज में अभी है 17,500 से 600 के बीच में, यहां पर 30% हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उसके बीच में कटेगी। तो अगर आप 17,400 से 600 की थोड़ी सी मोटी रेंज लेंगे, और ये मोटी रेंज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज एक्सपायरी है और वोलेटिलिटी आज हम देखते हैं, तो 70% हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 17,400 से 600 वाली रेंज आज निफ्टी के लिए काम करेगी। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 39,500 से 39,800 के बीच में हमारा भरोसा है 20% एक्सपर्ट्स का। 39,800 से लेकर 40,000 की अगर बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा उसी रेंज में है, 39,900 के आसपास है, तो बिल्कुल उसी रेंज के आसपास फिलहाल बाजार कारोबार करता हुआ दिख रहा है। 40% हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस रेंज में एक्सपायरी कटेगी। 40,000 से 40,200 25%, और 40,200 के ऊपर की संभावना नहीं के बराबर है। आप देखिए 15% सिर्फ लोग मान रहे हैं। तो 39,800 से 40,200, अगर 400 की रेंज अगर निफ्टी बैंक के लिए माने, जो कि छोटी रेंज ही कही जाएगी, 65% हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उस बीच में जाकर आज एक्सपायरी कटेगी। नीतिलेश, आपसे व्यू निफ्टी बैंक पर जरा चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है, इस वक्त 0.25% के आसपास की नरमी है निफ्टी बैंक में। क्या आपका व्यू होगा निफ्टी बैंक पर, यहां से क्या प्रेशर बढ़ते हुए देख रहे हैं क्या? और जी सर, अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे, डेली, वीकली, मंथली, उसमें भी एक थोड़ा सा डाइवर्जेंस है। जब तक मार्केट 40,500 ये लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक हम लोग इसमें बिकवाली करेंगे। हालांकि मेरा जो टारगेट है वो कम से कम टारगेट पहले अगर हम लोग प्लान करेंगे तो 39,500, लेकिन इसको भी अगर हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब बजट डे के लोगों को, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्लियर कट विजिबल है चार्ट के ऊपर। एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बन चुका है इसमें, और आने वाले समय में मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि अगर मार्केट ने 37,500 ये लेवल भी दिखाए तो मेरा व्यू क्लियर है इंडेक्स के ऊपर सेल ऑन राइज। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा था कि निफ्टी को बिकवाली करना है 720 से लेके 720 रेंज में, और वहीं से एग्जैक्टली 60 पॉइंट का एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। तो अभी भी व्यू इंटैक्ट है, बैंक निफ्टी में और प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये जो तेजी है, ये जो मंदी है, फिर से 39,800 के नीचे और शार्प फॉल हमें बैंक निफ्टी के ऊपर देखने को मिल सकता है। ठीक है, थोड़ी सी और कमजोरी हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकती है, लेकिन आज बड़ी कमजोरी है फ्यूचर्स में सबसे ज्यादा टूटा है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस का शेयर, जील।
8% के आसपास की गिरावट है, लेकिन ये 8% ही नहीं था। इंट्राडे में ये 14% के आसपास तक का था। वहां से थोड़ी संभलने की कोशिश ये शेयर कर रहा है, लेकिन शेयर में ये दबाव क्यों है और क्या सोनी के साथ मर्जर के लिए कोई अड़चन पैदा हो सकती है? और एक और सवाल है कि आज जो शुरुआती 14% का झटका दिखा या फिर अभी जो शेयर नीचे 8-9%, क्या ये ओवर रिएक्शन है? खबर के साथ और आगे के ट्रिगर के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, पहले तो ये बताइए कि आखिर ये शेयर इतना क्यों टूटा और ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है? क्या ये वाजिब है इतना गिरना या फिर ओवर रिएक्शन है? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है जी, और यहाँ पे भारी गिरावट देखने मिली है। सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल एक साल में दिखा। वॉल्यूम्स भी 16 गुना 20 दिन के एवरेज पे आए हैं और आज ऑलमोस्ट 10.8 लाख शेयर्स का जो है एक्सचेंज में ब्लॉक डील्स हुई हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है क्यों गिरावट आया जी में, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि जी ने जो इंडसइंड बैंक की जो अपील है आपको इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए एनसीएलटी में, उसको अप्रूव कर दी है। अब ये 150 करोड़ का जो है डेट ऑब्लिगेशन था उनकी आर्म सिटी नेटवर्क्स द्वारा, और उसको जो है वो पेमेंट नहीं कर पाए थे। इवन सिटी नेटवर्क्स भी जो है इन प्रोसीडिंग्स में आ गए हैं। तो ये तो था खबर क्यों बाजार में गिरावट देखने मिला जी के शेयर में। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे यूबीएस ने मेंटेन बाई रखा है, लक्ष्य रखा है 350 रुपये प्रति शेयर का, और वो कह रहे हैं कि जो अमाउंट है डेट ऑब्लिगेशन का वो कम है। कंपनी के कैश बैलेंस 700 करोड़ का है थर्ड क्वार्टर FY23 में। हालांकि जो मर्जर का प्रोसेस है वो आगे जाते हुए जो है डिले हो सकता है, लेकिन मटेरियली कोई इम्पैक्ट पीएल में नहीं देखने मिलेगा अगर ये एडजस्टमेंट भी हो जाए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 9 मार्च को जो है फाइनल एनसीएलटी की मीटिंग रहेगी इस मर्जर को अप्रूव करने के लिए। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट ने भी जो है, पुनीत गोयनका जी जो सीईओ हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो मर्जर का प्रोसेस है वो जो है टाइमली कंप्लीट होने पे पूरा फोकस रहेगा और मर्जर पे ही टॉप प्रायोरिटी रहेगी, और कंपनी जो है लीगल कोर्स ऑफ एक्शन भी लेंगे। तो ये पूरा लिखा जोखा जो है पूरा आप कह सकते हैं कंसेप्ट जी एंटरप्राइजेस का है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो इंडसइंड बैंक की सिटी नेटवर्क्स के मामले में जो दरअसल गारंटी दी थी जी ने, सेम ग्रुप की कंपनी, और सिटी नेटवर्क्स ने भुगतान नहीं किया, तो ड्रैग किया एनसीएलटी में जी को, और उसके बाद उनकी इंसॉल्वेंसी की जो पिटीशन थी वो एनसीएलटी ने मंजूर कर ली है। और उसके बाद हम शेयर में देख रहे हैं कि आज ये भारी कमजोरी है। हालांकि 150 करोड़ रुपए के बकाये का मामला था और यूबीएस का मानना है कि वो इमटेरियल है, वो काफ़ी छोटी रकम है, उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ने चाहिए। और मैनेजमेंट ने भी अपनी कमिटमेंट दिखाई है। पुनीत गोयनका का बयान आया है कि वो कोशिश करेंगे कि डील को समय से पूरी की जाए और जो भी कदम है उसके लिए ज़रूरी वो उसके लिए उठाएंगे। हालांकि 9% ये शेयर गिरा हुआ है और यूबीएस का जो टारगेट है वो 300 रुपये का, उस पर वो कायम है और बाय की रेटिंग भी है। हालांकि उस टारगेट से अब ऑलमोस्ट आधी दूरी पर ये खड़ा है जी एंटरटेनमेंट का शेयर। इसको अभी यहाँ से और ऑलमोस्ट डबल होना पड़ेगा 350 तक पहुँचने के लिए। विवेक, जी एंटरटेनमेंट हम देख रहे हैं कि लगातार कमजोरी है कुछ सत्र से, और अब तो 187 रुपये के भाव दिख रहे हैं। 9% ये शेयर नीचे है। थोड़ा रिकवरी की कोशिश की, लेकिन वो रिकवरी सस्टेन बहुत कर नहीं पा रही है। आपका क्या व्यू होगा इस पर? अभिषेक, देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर देखो तो बहुत कम वैल्यूएशन पे है आज के दिन। कंपनी कैसी है? कंपनी सुपर्ब है। सोनी के साथ मर्जर होने के बाद ये और भी स्ट्रांग उभर के आएगी। लेकिन ये सब रहा एक साइड में। अब दूसरी साइड में चक्कर ये है कि एनसीएलटी के अंदर जब चली गई है तो अब न्यूज फ्लो आगे चल के क्या होगा, क्या आएगा, ये कोई आइडिया नहीं है। और कभी भी जब एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो ना दिमाग में, अब पता नहीं है, आज कोई भी नहीं बोल सकता कि एनसीएलटी क्या करने वाला है। तो जब कंफ्यूजन हो तो आपको दूर रहना ही एडवाइजेबल रहेगा। एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर तो घुसो ही मत इसमें। हाँ, मुझे मालूम है कि काफी जो एचएनआई इन्वेस्टर्स है वो लोग रिस्क प्ले करेंगे, लेकिन हाँ वो एक जाना पहचाना रिस्क समझ लो या फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा। तो रिस्की इन्वेस्टर्स हो सकता है कमा के निकले, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को दूर रहना चाहिए, क्योंकि न्यूज फ्लो आगे चल के क्या आए मुझे नहीं मालूम। विवेक, उम्मीद करेंगे कि कंपनी को थोड़ी समय तो दी जानी चाहिए, या फिर दी जाती होगी। 700 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस है तो वो पेमेंट करने में तो दिक्कत आएगी नहीं, और कंपनी इसके लिए अपने आप को लिक्विडेट होने देगी नहीं। ऐसे अजम्पशंस ऐसे हम मान के चल रहे हैं। जिनके पास शेयर हैं वो क्या करें अब? तो जिनके पास है वो तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। देखिए इतने बड़े मतलब ये बहुत दिनों से 220 रेंज में चल रहा था, और अभी अगर गिरा है तो आपके पास अगर है तो होल्ड कीजिए,
क्योंकि 150 करोड़ एक तो एकदम बहुत बिगर अमाउंट है अभिषेक, मतलब कोई कंपनी को एनसीएलटी में 150 करोड़ के लिए नहीं ले जाना चाहिए था, पहली चीज। और दूसरी चीज, जी को अलाउ ही नहीं करना था, पहले ही वो लोग सेटल कर देते, मतलब उनके दिमाग में भी क्या चल रहा है ये मुझे नहीं मालूम है। तो होल्ड कीजिए, जैसे मैंने कहा, जो रिस्क ले सकते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत हैंडसम रिटर्न मिल सकता है उनको, चांसेस है, क्योंकि कैश 650 या 700 करोड़ बैलेंस शीट में है, उसमें से 150 करोड़ निकाल के देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हाई रिस्क की इन्वेस्टर्स, हाई रिस्क लेने वाले पक्का इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो आप बाजार के अगर मजे हुए खिलाड़ी हैं, अगर आप खतरों से खेलना आपको अच्छा लगता है, तो ये शेयर आपके लिए है। और इस पर ब्रोकरेजेस का भरोसा तो कायम है, और निश्चित तौर पर ये वाकई समझ से परे है कि आखिर इसको एनसीएलटी में ले क्यों जाया गया। इंडसइंड बैंक के पार्ट पर भी थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग रहा है, और जी ने ये लापरवाही कैसे की, समय पर भुगतान क्यों नहीं किया, गारंटी वाली जो मनी थी 150 करोड़ रुपए के आसपास का, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे क्या होगा, अब डेवलपमेंट्स उम्मीद ये करनी चाहिए कि इसको सेटलमेंट का कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन ये जो खतरे वाले, जो रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर हैं, उनके लिए एक बढ़िया मौका जी के शेयर में ज़रूर मिल रहा है। 186 रुपये के भाव पर 10% के आसपास की कमजोरी अभी भी शेयर में बनी हुई है। पुणे चलेंगे और वहाँ से भरत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरत जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। जी सर, मैंने वैभव ग्लोबल के 100 शेयर लिए हैं और 300 के भाव में लिए हैं सर। तो मेरा टारगेट 3 साल का है, तो क्या करना चाहिए? और भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसमें, क्या करे या क्या करना चाहिए अभी? 300 के भाव पे आपने लिए हैं? हाँ सर। और आपके भाव के आसपास ही अभी 324 चल रहा है ना सर। आपने 300 पे लिए या फिर आपने 195 पर लिए हैं? हाँ, थोड़ा 300 पे लिए, थोड़ा 195 पे, 2 बार लिए। ठीक है, थोड़ा 300 पर और थोड़ा सा 195 पर ये शेयर इन्होंने लिए हैं। ठीक है, आपसे विवेक इस पर राय जानना चाहेंगे। वैभव ग्लोबल, हमने देखा था कि कोविड के समय में ये शेयर ऐसी रफ्तार भरी जिसकी कि किसी ने उम्मीद की नहीं होगी। 150 रुपये वाला शेयर 1000 रुपये के ऊपर चला गया था, और वहाँ से जब ये गिरा तो फिर उसके बाद इसे संभलने का कोई मौका इसने दिया नहीं। छोटे मोटे बाउंस बैक जरूर आए, लेकिन अब ये शेयर देखिए 324 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी आपको कैसी लग रही है? हम देख रहे हैं कि हालांकि अगर वैल्यूएशंस देखें तो अभी भी थोड़े से तो महंगे साइड पर ही दिख रहे हैं। सलाह क्या होगी आपकी? ये तो सारे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं इसमें, तो पक्का इनको, और इनके परचेज रेट के आजू बाजू है, तो इनको प्रॉफिट या लॉस छोटा मोटा जो भी हो रहा है वो लेके घर चले जाना चाहिए। देखिए, कंपनी में नेट सेल्स अगर देखो तो पिछले 5 साल का एवरेज खाली 12% एक ग्रोथ है, और ऑपरेटिंग अगर प्रॉफिट देखो तो 2.6%, मतलब बहुत ही पैथेटिक है। कोविड के समय में क्या हुआ था कि बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स को, और मतलब काफी फ्री टाइम था, तो घर पे बैठ के जो शेयर्स ऊपर दौड़ रहे थे उस पे लगा घोड़े पे पैसा, वो चक्कर हो रहा था। अब मार्केट रियलाइजेशन पे आ गया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ग्रोथ फोकस से अब मार्केट वैल्यू फोकस पे आने लग गया है, और मार्केट देखने लग गया है कि कौन सी कंपनी में सही में वैल्यू है। खाली ये नहीं है कि हम लोग पैसा फेंक के हवा खरीद रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपके मतलब छोटा मोटा नुकसान या प्रॉफिट है, आपको बुक कर लेना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे भी सस्टेन करेगा, इसमें और काफी गिरावट आनी चाहिए। लास्ट टाइम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसका करीबन 44% डाउन था, तो कोई भी फंडामेंटली कोई भी रीजन नहीं दिख रहा है कि इसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा नुकसान हो भी रहा हो तो आप उसको बुक कर लीजिए, और फंडामेंटली ऐसा कोई रीजन दिख नहीं रहा है कि शेयर यहाँ से रिकवर करे, आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा के दे, तो बेहतर होगा यहाँ से निकल जाइए और कुछ अच्छे शेयरों में पैसे लगाइए जिसके फंडामेंटल्स मजबूत हों, और आगे उसमें ग्रोथ की, तरक्की को लेकर संभावनाएं भी बहुत मजबूत दिख रही हों। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश से जयदीप हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। जयदीप जी, आपके पास कौन से शेयर हैं और क्या सलाह चाहिए आपको? मेरे पास IRFC हैं, 200 शेयर हैं, 22 रुपए के खरीदे हुए हैं जी, और 200 है फेडरल बैंक 90 रुपीज के हैं मेरे पास खरीदे हुए। तो उसमें मैं जानकारी चाहूंगा, मुझे अभी होल्ड करना है कि इसको सेल आउट करूं? IRFC है 22 रुपए की खरीद आपकी, ठीक है? हाँ जी। और 90 रुपए का आपका फेडरल बैंक है? हाँ जी। बढ़िया, आपको दोनों फायदा हो रहा है जयदीप जी, आपको तो अच्छा खासा। हालांकि क्वांटिटी IRFC के ज़्यादा कुछ नहीं है, 200 की क्वांटिटी में आपने लिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि शेयर ये 34-35 की रेंज में तो गया था, ये 37 तक गया है ये, और एक साथ इकट्ठे सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स चल रहे थे IRCTC को छोड़कर।
नीतिलेश, IRFC के बारे में व्यू दीजिए आप। 28 के आसपास है और हम देख रहे हैं कि अब इसमें जो उछाल आ रहे हैं वो सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं। 22 की बाइंग है, 28 के भाव मिल रहे हैं, 6 रुपये का प्रॉफिट परसेंटेज के लिहाज से तो काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉफिट टेकिंग कर लें या फिर आपको लगता है कि यहाँ से थोड़े से और ऊपर जा सकता है शेयर अभी? इसमें अगर हम लोग इनको बंद नहीं रहना है तो स्टॉक में एक मैं स्टॉप लॉस दूंगा 25 रुपीज का, क्योंकि जो बड़े चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आया है तो वो ब्रेकआउट 26 रुपीज के ऊपर आया है, तो मैं थोड़ा सा 1 रुपए नीचे इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 25 रुपीज का। और ऊपर में जब तक ये काउंटर 32 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तब तक हमें इसमें बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। क्वांटिटी छोटा है, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा स्टॉप लॉस को 25 रुपीज के आसपास लेके चल सकते हैं। तो 32 रुपीज के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, वो स्टॉक को 37 के पास लेके जा सकता है। तो अभी के लिए बने रहे 25 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 25 के स्टॉप लॉस के साथ IRFC में बने रहने की सलाह है। लेकिन फेडरल बैंक पर रत्नेश आपसे व्यू चाहेंगे। लगातार ये रेकमेंड होता रहा है ये शेयर ये, और लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। सस्ता स्टॉक है। अगर हम बैंकिंग में अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो चार्ट इसके कैसे लग रहे हैं और ये कहां तक जाने की क्षमता रखता है? फेडरल बैंक का डेली चार्ट देखें तो डेफिनेटली अभी भी ये हाई राइज फॉर्मेशन में बना हुआ है। हालांकि पूरा बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा प्रेशर होने के कारण इसमें भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही, पर अगर कंपेरेटिव अगर दूसरे बैंकिंग सेक्टर में देखें तो इसमें कम गिरावट आई है। ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है बाजार को और सेक्टर को। तो मेरे हिसाब से अभी इनके खरीदी भाव से काफी अच्छा ऊपर है। अभी भी ये अगर बना रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जो कि प्रॉफिट का स्टॉप लॉस 119 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे आएगा। तो मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस लगा के अभी बने रह सकते हैं। ऊपर में इसमें वापस से रिकवरी 137 रुपए तक आएगी और उसके बाद में फिर इसमें वापस तेजी चालू होगी जो इसको 160 रुपए तक के लिए लेके जाएगी। ठीक है, 160 तक जाने की संभावनाएं हैं फेडरल बैंक की। निश्चित तौर पर इसको आप होल्ड रखिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए। बढ़िया स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्षय हमारे साथ हैं हरियाणा से। अक्षय नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? अक्षय जी, ठीक है, इनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत होगी इनके फोन लाइन में, लेकिन इनका सवाल हमारे पास ज़रूर आ गया है। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर इनके पास हैं, 30 की संख्या है, 2010 रुपये के भाव पर। अगर कोई ये 2 महीने पहले अगर बोलता कि 2010 रुपये के भाव के शेयर है तो हम कहते कि आप तो बहुत लकी इन्वेस्टर हैं विवेक। लेकिन आप देखिए कितनी वॉलेटिलिटी हो रही है। 1000 रुपये के नीचे ये लुढ़का, उसके बाद रिकवर करके 2100 रुपये के भाव तक गया, फिर से ये शेयर गिरा और अब 1400 रुपये के आसपास है। अडानी एंटरप्राइजेज, मुश्किल सवाल है व्यू दे पाना। अगर मैं पूछूंगा आपका व्यू क्या है, फिर भी क्या कहेंगे इनको अगर कोई सलाह देनी ही हो तो? तो यही अभिषेक, आप जैसे सवाल पूछे थे यही सोचा था मैं क्या बोलूं, सेल बोलूं बाई बोलूं। काफी दिक्कत वाला सवाल है। लेकिन एक चीज अगर आप याद करो तो मैंने हर शो में जब भी अडानी पे सवाल आया मैंने यही कहा था कि मैं शेयर्स पे हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि वैल्यूएशंस इतने स्ट्रेस्ड है। और वही हुआ और वो होना था एक ना एक दिन। अब मालूम नहीं था कि कैसे होगा। फाइनली बहुत बड़ा करेक्शन मिला है। लेकिन जब 1000 के आजू बाजू गया था ना, एक दिन लोअर सर्किट मारा था इसने 1017 रुपया। उस दिन काफी लोगों को मैंने एडवाइस किया था कि यहाँ पे लो, और उसके बाद में 2000 तक वापस ये रिकवरी भी दिया। मुझे लगता है कि ये वॉलेटाइल रहेगा थोड़े दिन, आपको पैनिक होके बेचने की जरूरत नहीं है, वॉलेटाइल रहेगा। और अब तक जैसे लोग करते हैं स्कैम, मुझे स्कैम करके क्या है अभी तक किसी ने बराबर बताया नहीं है। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन था वो, अगर उसको स्कैम बोलते हो तो ठीक है वो स्कैम था, तो ओवर वैल्यूएशन जरूर था। और यहाँ पे भी ये नहीं है कि सस्ता हो गया है, ठीक ठाक ओवर वैल्यूएशन है अभी भी। लेकिन अब मैनेजमेंट का फोकस इसमें आ गया है कि पूरे के पूरा ये लोग डेट क्लियर करने में लग गए। आपको ध्यान होगा 4-5 साल पहले रिलायंस स्टॉक भी ऐसे ही टूटा था और फिर मुकेश अंबानी ने फटाफट स्टेक बेचा गूगल को, फेसबुक को, और कंपनी को डेट फ्री कर दिया। अब मुझे लगता है कि अडानी मैनेजमेंट का भी यही फोकस रहेगा कि डेट क्लियर करो, और हम लोग देख भी रहेंगे लगातार वो लोग इस काम में जुटे हुए हैं। तो स्टॉक वोलेटाइल रहेगा, बेचने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये लॉन्गर टर्म में आपको वापस रिटर्न दे सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और स्कैम करके मुझे लगता है कुछ है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए ठीक है, लेकिन छोटी अवधि में थोड़ी सी उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। विवेक आप ठीक कह रहे हैं, रिलायंस गिरा था, लेकिन फ़र्क ये है कि रिलायंस पर किसी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के आरोप नहीं लगे, और जिस तरह का करेक्शन, जिस तरह का हमने
वैल्यूएशन करेक्शन कह लीजिए, मार्केट कैप में भारी गिरावट अब कह लीजिए 1/3 से भी कम रह गया पूरे ग्रुप का। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो वो स्थिति तो शायद ही किसी बड़े ग्रुप के साथ हमने हाल फिलहाल या कई सालों में इस तरह से देखी है। अडानी एंटरप्राइजेस 1400 रुपये के आसपास के भाव हैं। एक महीने में भी अगर आप देखेंगे तो 59% ये शेयर नीचे है और 4000 रुपये के आसपास से लगातार ये शेयर गिरा है। 32 रुपये के आसपास एफपीओ लाने की कोशिश की गई थी, एफपीओ फिर वापस ले लिया गया था। कंपनी ने कुछ स्टेटमेंट जारी किए थे कि निवेशकों के हित में ये फैसला लिया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा है इसमें निवेशकों का। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे रामवीर यादव का। फेसबुक से इनका सवाल आया है और रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया यानी कि बर्गर किंग के नाम से जो कंपनी जानी जाती है उसके शेयर हैं 309, 160 रुपये के भाव पर। 160 वाला शेयर 100 के नीचे। नीतिलेश, हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें करेक्शन है, छोटे मोटे मूव से वो टिक पा नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? उम्मीद तो रही होगी कि जाड़े का मौसम आएगा, लोग बर्गर ज़्यादा खाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, स्टॉक में अगर हम लोग बात करेंगे तो टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हुआ है और ये स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है तभी इसके ऊपर एक मैं कमेंट करूंगा जब ये काउंटर 125 रुपीज के ऊपर ये निकलेगा, क्योंकि इसको मैं ट्रैक कर रहा था और लग रहा था कि इस स्टॉक में थोड़ा सा उछाल हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जब तक ये काउंटर 125 रुपीज को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए इनको कुछ नहीं करना है, जो अपनी पोजीशन से उसको होल्ड करें। 125 रुपीज के ऊपर अगर ये निकलता है तो 110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशंस को बना सकते हैं। हालांकि हाँ, इसमें एक 20% ऊपर मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि महंगा चीज हमेशा महंगा होते जाता है। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रेकआउट आने की जो ताकत है वो 125 रुपीज के ऊपर ही है। तो अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करें। एक अगर स्टॉप लॉस ही रखना है तो 80 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करें, मेंटेन करें। ठीक है, 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया को आप होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, रत्नेश, नीतिलेश और विवेक, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर भी अपना व्यू शेयर करने के लिए। लेकिन बाजार की चाल कैसी रहेगी यहाँ से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ है। 18,000 एक बड़ा हर्डल है, उसको पार करने की कोशिश हो तो रही है, एक दो दफ़ा ऐसा हुआ भी, लेकिन सस्टेनेबिलिटी वाली इशू है, वहाँ पर टिक नहीं पा रहा है। तो बाजार इस वक्त कैसा है, रेंज क्या है, मौके कहां पर बन रहे हैं, इस पर हमने कुछ बड़े एक्सपर्ट से बातचीत की है और समझने की कोशिश की है क्या रेंज होगी और आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे। हमारे इन हाउस एक्सपर्ट्स हैं कुणाल बोथरा, उनसे हमने बड़ी विस्तार से चर्चा की और उनसे समझा। उन्होंने कहा कि 17,200 से लेकर 17,800 की रेंज निफ्टी के लिए रहने वाली है और वही रेंज हम देख भी रहे हैं इस वक्त 17,500 के आसपास है निफ्टी। उन्होंने कहा कि मार्केट ओवरसोल्ड है और यहां से हमें ज्यादा गिरावट की अब आशंका नहीं करनी चाहिए। कल के सत्र में भी जब हमारे साथ कुणाल बैठे थे और क्लोजिंग शो के दौरान, तो उन्होंने यही कहा कि 17,500 के नीचे अगर बाजार जाता है तो आपके लिए मौका बनेगा, वो उसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, अगर आप बहुत ही बारीकी से परखते हैं बाजार के मोमेंटम को, तो आपके लिए मौका बन सकता है। और बाजार में हमने थोड़ा सा वो देखा भी, आज 17,600 के ऊपर गया भी था बाजार, बाउंस बैक संभव, उन्होंने ये कहा। हमने पूछा कि ये बताइए कि स्टॉक्स कौन से आपको पसंद आ रहे हैं, तो टीसीएस का नाम लिया और टेक महिंद्रा का नाम लिया कुणाल ने। टीसीएस के लिए 3480 का लक्ष्य बताया और टेक महिंद्रा के लिए 1200 रुपए का लक्ष्य बताया। और ये हम बाजार खुलने से पहले हमने बातचीत की थी और सारे के सारे आंकड़े हमने इकट्ठा कर लिए थे और आज हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक से ही बाजार को थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ हमें दिख भी रहा है। टेक महिंद्रा आज देखिए निफ्टी के टॉप गेनर में शामिल है ये शेयर और टीसीएस भी टॉप गेनर है, 1.25% से आसपास की मजबूती दोनों शेयरों में है। अब इसके अलावा हमने कुछ और बड़े एक्सपर्ट से बातचीत की। अब लॉरेंस ब्लैंको सीएलएसए के हैं, दिग्गज एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये निफ्टी में कंसोलिडेशन चल रहा है, हालांकि आउटलुक में थोड़ा सा बदलाव यहां से हम कर सकते हैं। और उन्होंने टाटा मोटर्स और मारुति के चार्ट से कमजोरी के संकेत जाहिर किए और हम देख रहे हैं कि ऑटो स्पेस में थोड़ी सी कमजोरी के रुझान हमें दिख भी रहे हैं। एक और दिग्गज एक्सपर्ट हमारे इन हाउस एक्सपर्ट हैं नरेश मिरानी, उन्होंने कहा कि 13,000 से लेकर 18,200 की रेंज में निफ्टी रहेगा और 17,400 से लेकर 17,600 के बीच में आपके लिए खरीदारी का मौका बनेगा, ये नरेश ने बोला। और उनको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सरकारी कंपनियां, तेल गैस वाली कंपनियां और पावर कंपनियां पसंद है। पावर कंपनियों में हम देख रहे हैं कि कुछ सरकार के दखल के चलते, कुछ एक्शन के चलते मौके भी बन रहे हैं।
लिस्ट उन्होंने जो शेयर की वो इंटरेस्टिंग है, वो बड़ी है और आईएक्स पर वो लगातार बुलिश है। पिछले लगातार 2-3 दिन से वो आईएक्स पर अपनी बाय कॉल दे भी रहे हैं। इसके अलावा एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर, ये उनके फोकस लिस्ट में ये शेयर चलने की उम्मीद जता रहे हैं। और अगर हम ऑयल एंड गैस स्पेस की बात करें तो गेल, आईजीएल, एमजीएल जो कि सीजीडी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां हैं, इसके अलावा ओएनजीसी जहां पर हम हाल फिलहाल अच्छी बाइंग देख रहे थे लोअर लेवल से, उस पर नरेश को भरोसा है। तो ये लगातार हम बड़े एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज एक्सपायरी हो जाएगी फरवरी सीरीज की और कल से मार्च सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। तो आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये खास बातचीत, खास सेगमेंट आपके लिए, सभी दर्शकों के लिए। चलिए शो के यहीं पर समेटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद पूजा लेकर आएंगी मुनाफे की मंडी। नमस्कार।